ये बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि वक्फ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। आप वक्फ नहीं भी करें तो चल जाएगा, तो ऐसे तो हज नहीं करें तो भी चल जाएगा। केस चाहे जितना अच्छा भी हो, अगर कोर्ट चाहे तो उसको किसी तरह भी आपको न्याय से वंचित, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कर सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आशुतोष हैं, इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, मतलब किताबें तो कई सारी लिखी है, लेकिन 2 किताबें मैंने रिसेंटली पढ़ी हैं। एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा रिक्लेमिंग भारत। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। और मित्तल साहब के बारे में क्या बोलूँ मैं, मित्तल साहब जहाँ जाते हैं वहाँ सारा जीत के ही निकलते हैं, तो यहाँ से भी जीत के ही निकलेंगे। हमारे सामने अदीब साहब बैठे हैं, मैं उनका बड़ा अदब करता हूँ। अभी सिग्मी साहब ने बोला कि अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दिया था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है। लेकिन आप सोचिए कि व्हाट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। उसकी रूह क्या है, उसकी आत्मा क्या है। सिंपली बोला जाए अगर, तो वी एग्री टू डिसएग्री। हम आपस में एग्री करते हैं कि हम डिसएग्री कर सकते हैं। आप हमसे मुख्तलिफ सोच सकते हैं और मैं आपसे मुख्तलिफ सोच सकता हूँ। अगर ये किसी समाज में नहीं है, किसी देश में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। और अभी जो करार जा रहा है वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। सरकारें बदलती रहती हैं, हमने देखा है पास्ट में। ऐसा नहीं कि कोई सरकार हमेशा रहेगी। अगर सरकारी नेशन होती तो नेशनलिटी बदलती रहती। आज बीजेपी सरकार है तो बीजेपी नेशन होता, कल को कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस नेशन होगा। ऐसा नहीं है, नेशन एक ही है और वही कौम है। और उसी की तंजीम की बात तारिक अनवर साहब करना चाहते हैं। एक दो चीज़ों का हम अगर कंपैरिजन कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस हाल में हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली पाकिस्तान में इंडिया का स्ट्राइक हुआ, बहुत सारी खबरें आई। कुछ खबरों में बोला गया कि राफेल गिर गया, किसी में आया कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें मारी गई हैं। हमने बोला कि नहीं, हमने तो उनके सारे कैंप्स ख़त्म कर दिए। और लोगों में जेन्युइनली ये था कि सच क्या है, हकीकत क्या है। ये सिर्फ इस बार ही नहीं हुआ है। एक बड़े माने हुए लॉर्ड चांसलर गुजरे इंग्लैंड के, लॉर्ड डेनिंग। उन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब ये पता ही नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, जापान जीत रहा है, हम जीत रहे हैं, जर्मनी जीत रहा है, कौन जीत रहा है, तो उन्होंने लिखा कि हम इंतज़ार करते थे, बड़े गौर से सुनिएगा, हम इंतज़ार करते थे चर्चिल को के बोलने का पार्लियामेंट में, क्योंकि हम जानते थे चर्चिल पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोल सकता। सोचिए, एक ऐसा नेशन जिसमें सूरज डूबता नहीं है, अगर सूरज ऑस्ट्रेलिया में डूबता है तो अरुणाचल में उगता है, उस नेशन को एक आदमी पर भरोसा है, और ख़ास करके वक्त जब वो पार्लियामेंट में बोलेगा कि झूठ नहीं बोलेगा। क्या हम ये बातें अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बोल सकते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल सकते हैं? इसका जवाब आप खुद तलाश कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि केस चाहे जितना अच्छा भी हो, अगर कोर्ट चाहे तो उसको किसी तरह भी आपको न्याय से वंचित, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कर सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सब
जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का केस क्या था, मैं इससे ज़्यादा जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि बाबरी ये टेम्पल, राम टेम्पल जो तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ज़रा और से सुनिएगा, कोई एविडेंस नहीं। फिर ये भी बोला कि उसके नीचे जो खुदाई, जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, ASI उन्होंने किया है, उसकी रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, उसको भी खारिज कर दिया गया, जिसके बेसिस पर सारा हंगामा हो रहा था। कोर्ट ने ये बोला कि वहाँ जो राम की मूर्ति निकली थी, जिसको हम लोग रामलला बोलते हैं, वो भी चोरी से वहाँ लाई गई थी। आप समझ लीजिए कितना क्लियर है। जो सारा हो रहा था कि रामलला प्रकट हुए हैं, वो प्रकट नहीं हुए, उसको लाया गया वहाँ पे। कोर्ट ने ये भी बोला कि बाबरी मस्जिद को गिराई गई, वो बहुत ही हीनियस क्राइम बोला उसको, लेकिन फिर भी फैसला जो है बाबरी मस्जिद के फेवर में हो गया। मुझे उस फैसले से कोई गुरेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इस विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक सिविल मैटर था जिसमें 2 पार्टियां थी, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम 142 में इसको मंदिर को देते हैं और मस्जिद के लिए सरकार जमीन दे रहे। आप देख रहे हैं आज एक प्रोफेसर अरेस्ट हो गया हफ्ता 15 दिन पहले, उसको सिर्फ जमानत देना था। और हमारे जो भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके कोर्ट में था। उनके जो कमेंट्स थे वो सारे मीडिया में आए हुए हैं। जो चीज़ को पढ़ के यहाँ पे कोई बोल ही नहीं पा रहा है कि इसमें किस कानून का उल्लंघन हुआ, और आप उसमें बोल रहे हैं कि SIT लगा दो, तुम पासपोर्ट जमा कर दो, तुम इस बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब मैं एक सिटीजन हूँ लेकिन मेरा आपको राइट नहीं रहेगा। ये कुछ अजीब सी बात है। एक बड़ा आर्गुमेंट जो वक्फ के केस में है वो ये, उसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि ये बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कि वक्फ इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मतलब इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। आप वक्फ नहीं भी करें तो चल जाएगा। तो ऐसे तो हज नहीं करें तो भी चल जाएगा। तो इसका मतलब हज भी ज़रूरी नहीं है। मस्जिद आप ना बनाएं तो भी चल जाएगा, इसका मतलब मस्जिद भी ज़रूरी नहीं है। ये एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम जो है, मेरे ख्याल में ये गलत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया है और आज उसी में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पे एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है कि नहीं है। बाकी जो बातें हैं वक्फ के बारे में वो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी तंजीम है, इसको मजबूत कीजिए। तारिक साहब का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ वो दोबारा MP बनाइए, वो वैसे भी MP बन ही जाएंगे। और हमें उन लोगों का हाथ मजबूत करना है जैसे आशुतोष हैं, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। हमारे रतन लाल है, ये सब इंटेलेक्चुअल्स हैं। हमें उम्मीद है कि ये लोग हम लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि वक्फ के मामले में हम लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह।